हेलो मेरे प्यारे शेर और सनियो, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि, जो हिंदी का है चैप्टर नंबर 5। हम कराने वाले हैं इस वीडियो में, ये मानिए ये पार्ट 1 का वीडियो मान लीजिए, क्योंकि इस पार्ट 1 में हम कराने वाले हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यहाँ आपको देख रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं MCQ भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई टाइप चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरे के पूरे हम 40 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 40+ क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले वाले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा पहला वीडियो, यानी कि पहला क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्ष निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि जो शीर्षक है, इसके लेखक कौन है? अगर इसका कहानी अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके कहानी के लेखक है गुणाकर मूले, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मुल्ले ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मुल्ला जो थे, मुल्ले ने अपनी अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर जा किया? तो अगर बात करें तो ये वर्धा में जा किया। कहाँ किया? वर्धा में। तो सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बंगला जो लिपि है प्राचीन नागरी लिपि को क्या है? तो वह बहन है। क्या है? बहन है। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख ले 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा एक मिनट, अच्छा नेपाली भाषा की बात बोले थे ना जी, तो नेपाली भाषा देवनागरी सही है जी, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ल, ये अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से? ऐसा हम लोग भी कभी कभी कंप्यूटर पे टाइप करते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। तो आपको बताना है कि बताइए ये जो भाषा है किस भाषा से संबंधित रखता है, कौन सी भाषा में ऐसा आता है? तो अगर हम बात करें तो ये मराठी भाषा में आएगा, तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दीजिए छठा नंबर क्वेश्चन कि पहले पहल किन राजाओं का खेल के लिपि में नंदा नागरी नाम दिया गया था? किसका? तो ये था विजयनगर के राजाओं। क्या था? विजयनगर के राजाओं के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अमोध वर्ष कौन था? तो अमोध वर्ष कौन था? तो अमोध वर्ष एक विख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, तो बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नागरी लिपि शीर्ष पाठ किस पुस्तक से लाया गया है? नागरी लिपि जो है शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लाया गया है? तो अगर हम बात करें तो भारतीय लिपि की कहानियों से लाया गया है, तो 9 का बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो बात करें तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 11। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है कसी को। किसे? कसी को, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि केरल के शासकों के सिद्धांत में सिक्को का वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो अगर हम बात करें तो ये नागरी लिपि में लिखी गई है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मतलब मिडिल स्तर की जो पढ़ाई है, जो 8वां तक ले जो पढ़ाई किए थे, ये किस भाषा में किए थे? तो अगर हम बात करें तो ये भाषा में जो था इनका मराठी भाषा में ये पढ़ाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 14 है कि मालवा नगर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा है? मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा है? जल्दी बताइए किसने कहा? ये अल-बिरूनी ने कहा था। किसने कहा था? अल-बिरूनी। 14 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कराया? क्वेश्चन नंबर 15 कि विजयनगर राज्यों की खेलों की लिपि का क्या नाम दिया गया है? तो अगर बात करें तो ये दिया गया है नंदा नागरी लिपि का दिया गया है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मिहिर भोजन की ग्वालियर प्रश्न किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो अगर हम बात करें भाषा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा है। क्या है? तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कहा है कि बेतवा कहाँ है? बेतमा
कहाँ है, तो ये इंदौर में है। कहाँ पे, इंदौर, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किस शासक ने अपने सिख पर राम सीता की आकृति, सिखों पर राम सीता की आकृति और नागरिक लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे, बताइए कौन सा था, तो ये अकबर थे। कौन थे, अकबर, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हिंदी लिखी जा सकती है, हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी लिखी जाती है कौन सी भाषा में, तो हिंदी की अगर बात करें तो ये देवनागरी होगा। क्या हो जाएगा, देवनागरी, तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि नागरी लिपि कब एक संवेदनशील लिपि थी, नागरी लिपि जो थी कब तक एक संवेदनशील लिपि बन गई, बताइए कब बनी, तो अगर इसकी हम बात करें तो 8वीं से 11वीं सदी में ये क्या बन गई, एक संवेदनशील लिपि बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण की जो रचना जो भाषा थी ये संस्कृत भाषा में किया गया था, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है कि पहल दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, पहल जो है दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सिद्धम। क्या कहलाती है, तो ये सिद्धम कहलाती है, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नंदी नागरी कहा जाता है, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उन्होंने किस पुस्तक को पुराणिक लिपि की विस्तृत जानकारी दी है, उन्होंने किस पुस्तक में, पुरानी, उन्होंने की अगर बात करें तो ये जो कहानी के जो लेखककार हैं उनके बारे में कह रहा है, तो उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी दी गई है, तो ये था अक्षर कथा में इनकी पूरी कहानी की कथा की विस्तृत जानकारी दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि गुप्तों की राजधानी क्या कहलाता था, यानी गुप्तों की जो राजधानी थी गुप्त वंश को, उस राजधानी को क्या कहते थे, तो उस राजधानी को देवघर कहते थे। क्या कहते थे, देवघर कहते थे, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है साहित्य, इसकी कौन सी विधि बताई गई है, तो बात करें तो ये निबंध है। क्या है, निबंध, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, कितना निबंध लिख डाले हैं, तो अगर बात करें तो ये 2500 से भी अधिक यानी 2500 से भी अधिक निबंध लिख चुके हैं। अगला बात करें हम कि इस्लाम शासक का प्रवम, इस्लाम शासक का प्रवम काल क्या था, मतलब इस्लाम जो है, जो मुस्लिम के जो कम्युनिटी गाइड जो है इस्लाम, ये कब आया है, तो अगर हम इस्लाम की अगर बात करें तो ये 12वीं सदी में आया है, लेकिन हमारा सनातन कईयों सदी पुरानी है, ये तो 12वीं सदी में इधर आया है। चलिए आगे हम बात करते हैं 30। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 2009 में, गुणाकर मूल्य की मृत्यु हुई थी 2009 में। चलिए आगे पढ़िए क्या कहता है। वियतनाम दान पात्र किस समय का है, वियतमा दान पात्र जो है ये किस समय का है, कब का है, तो ये दिया हुआ है 1020, 1021, 1022, 23, बताइए इसमें से क्या होगा। अगर इसकी हम बात करें तो ये वियतनाम जो था ये था आपका 1020 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारतीय लिपि में कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, भारतीय लिपि में जो कहानी जो आती है उस कहानी में किसकी सबसे प्राचीन रचना कहा गया है, यानी कौन है, तो ये गुणाकर मूल्य है। कौन है, गुणाकर मूल्य, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 34। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, करा कि तमिल भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, ये सभी जो भाषाएं हैं ये कहाँ की है, किधर की भाषा है, तो ये दक्षिण भारत की है। किधर भारत की है, तो दक्षिण भारत की है, तो 34 का डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। नागरी लिपि का आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है, नागरी लिपि का जो आरंभ जो लेख है हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें मिलता है दक्षिण भारत से मिलता है। कहाँ से मिलता है, दक्षिण भारत से मिलता है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है,
दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती है नंदा नागरी। क्या कहलाती है? नंदा नागरी। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कि सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति क्या है? तो दोहा कृष है। क्या है? दोहा कोश है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 38। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना में भारत और यूरोप के बीच में व्यापार संबंध के बारे में बताया गया था? बताइए कौन था वो? 10वीं सदी जब 11 में जब भारत यूरोप के जब बीच व्यापार हुआ तो इसके बारे में क्या बताया गया? इसके बारे में बताया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये पदवत के बारे में बताया गया था। पदवत के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? तो ये है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? ये सरहपाद की रचना है दोहा कोश। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के बोलता रहा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? बताइए हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो अगर बात करें हिंदी के आदि कवि की तो सरहपाद को हिंदी के आदि कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? कौन सी भाषा है जो सबसे प्राचीन है? तो ये तमिल भाषा। कौन सी भाषा है? तमिल भाषा। तो यही द राइट आंसर हो जाएगा। 43। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी जो भाषा है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो यही द राइट आंसर हो जाएगा। और आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्या कहा कि उत्तर भारत में नागरी लिपि को किस लेख से मिलने लगे हैं? तो अगर इसका हम बात करें तो ये मिलने हैं 8वीं सदी से। इसकी जो लिपि का जो लेख है 8वीं सदी से इसका लेख का परिणाम मिलने लगे हैं। तो आज के लिए मेरा ये था 45 क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जो आपको सर पढ़ाया, जो चैप्टर का नाम था नागरी लिपि, और इसे जितने भी VVI क्वेश्चन बनने वाले थे ऑब्जेक्टिव का मैंने सभी करा दिया। अब हम अगले वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं उस क्वेश्चन आंसर को बारे में हम आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर को अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, नोट्स हो या क्वेश्चन आंसर हो, सभी आपको फ्री में मिल सकता है। व्हाट्सएप पर आपको, इस व्हाट्सएप पर क्या करना है, मैसेज कर देना है। आपको जितने भी नोट्स चाहिए, अगर क्वेश्चन सभी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू।